समुद्र के किनारे बसा वह राज्य समृद्ध था, न केवल अपने खेतों और कलाओं के लिए, बल्कि दूर दराज देशों से आने वाले व्यापार के लिए भी। वहां के लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते, जो कहीं दूर के देशों से आती थीं। महीन कपड़े, सुगंधित तेल, दुर्लभ मसाले, चमकदार पत्थर और औषधियां। इन वस्तुओं का सारा प्रबंध एक ही सौदागर करता था, एक तेज तर्रार और अनुभवी समुद्री व्यापारी, जिसकी नावें समुद्र की लहरों को चीरती हुई दूर देशों से माल लाती थीं। वह व्यापारी राज्य से विशेष संबंध रखता था। राजा स्वयं उसकी ईमानदारी और व्यापार कुशलता पर भरोसा करता था और आवश्यक वस्तुओं की सूची लेकर समय समय पर उसी के पास जाया करता था। हर महीने राज्य की जरूरत की वस्तुएं ठीक समय पर और उचित मूल्य पर सौदागर द्वारा समुद्र तट के गोदामों तक पहुंचतीं और वहां से सेना के सैनिक उन्हें राजमहल तक ले जाते। इस लेन देन की पवित्रता इतनी थी कि बिना किसी लिखित समझौते के वर्षों से यह सहयोग चलता आ रहा था। वर्षों से जिस राजा ने स्वयं व्यापारिक मामलों को संभाला था, उसी राजा की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और कमजोरी ने बिस्तर से बांध दिया। वैद्य और हकीमों ने आराम की सलाह दी और किसी भी प्रकार की यात्रा करने से मना कर दिया। उस समय वही महीना था जब राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समुद्र तट से लानी होती थी। राजा का मन बेचैन था। वस्तुएं समय पर नहीं आईं तो सैनिकों के लिए औजार रुक जाएंगे, रसोई में मसाले कम पड़ेंगे और रोगियों के लिए औषधियां नहीं पहुंचेंगी। उसने कई बार अपने अंगरक्षकों से पूछा कि क्या वह थोड़े समय के लिए ही सही घोड़े पर बैठकर तट तक जा सकता है, पर सभी ने उसे मना कर दिया। राजा के पास विकल्प बहुत कम थे। राज्य की प्रतिष्ठा और व्यवस्था दांव पर थी। तभी उसे एक विचार आया, क्यों ना इस बार वह कार्य अपनी बेटी को सौंपे। उसकी पुत्री राजकुमारी अद्विता न केवल सुंदर और सभ्य थी, बल्कि उसमें बुद्धि, साहस और निर्णय की अद्भुत क्षमता भी थी। बचपन से ही उसने पिता की संगति में राजकाज की बारीकियां सीखी थीं। राजा ने तय किया कि यदि कोई इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मर्यादा के साथ निभा सकता है, तो वह उसकी पुत्री ही है। राजा ने अपने कक्ष में राजकुमारी अद्विता को बुलवाया। वह शांत और गंभीर स्वभाव वाली 26 वर्षीय युवती थी, जिसकी आंखों में पिता के प्रति सम्मान और राज्य के लिए समर्पण की गहराई हमेशा स्पष्ट दिखाई देती थी। जब वह भीतर आई तो राजा ने उसे स्नेह से देखा। उसके भीतर वही जज्बा था जो किसी योग्य उत्तराधिकारी में होना चाहिए। राजा ने धीमे स्वर में सारी स्थिति उसे बताई कि वह स्वयं समुद्र तट नहीं जा सकता, कि समय पर सामग्री न पहुंची तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा और कि इस बार यह जिम्मेदारी उसे निभानी होगी। राजकुमारी ने बिना हिचक के पिता की आज्ञा स्वीकार की। उसने कहा, राज्य के कार्य के लिए यह मेरा सौभाग्य होगा पिता। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सावधानी और मर्यादा के साथ यह कार्य पूर्ण करूंगी। अगली सुबह राजकुमारी ने सफेद और नीले रंग की राजकीय पोशाक पहनी, जो उसकी गरिमा और गंभीरता को और निखार रही थी। सिर पर हल्का सुनहरा मुकुट था, जो उसकी पहचान बताता था, परंतु वह भारी नहीं था कि यात्रा में बाधा बने। उसके साथ 8 विशेष प्रशिक्षित सैनिकों का दल था, जो हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम था। राजमहल के मुख्य द्वार से निकलते समय नगरवासियों ने देखा कि पहली बार राज्य की राजकुमारी स्वयं व्यापारिक यात्रा पर जा रही है। कुछ को आश्चर्य हुआ, पर अधिकांश की आंखों में गर्व और आशीर्वाद था। घोड़ों का कारवां धीरे धीरे शहर पार करता हुआ समुद्र की ओर बढ़ चला, जहां व्यापारी की बड़ी नाव प्रतीक्षा में थी, और राजकुमारी की जीवन की यह पहली व्यापारिक यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद जब सूरज ढलने को था और समुद्र की लहरें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं, तब राजकुमारी अद्विता अपने सैनिकों के साथ उस विशाल समुद्र तट पर पहुंची, जहां राज्य की व्यापारिक सामग्री उतरने वाली थी। तट पर चारों ओर हलचल थी। बड़ी बड़ी नावें लंगर डाले खड़ी थीं, जिनसे गंधार, मिस्र और दक्ष पूर्व से लाई गई वस्तुएं नीचे उतारी जा रही थीं। राजकुमारी के आगमन की सूचना पहले ही व्यापारी को दी जा चुकी थी, पर वह इस कल्पना से भी अनजान था कि स्वयं राजकुमारी आएगी। जैसे ही वह घोड़े से उतरी, वहां उपस्थित लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शालीन गरिमा थी
जो किसी सेनापति की कठोरता और किसी देवी की कोमलता को एक साथ दर्शाती थी। वह नजदीक जाकर सधे हुए स्वर में बोली, राज्य की सूची के अनुसार सामग्री की जांच की जाए, कुछ भी अधूरा या अतिरिक्त न हो। उसकी आवाज में आदेश था, पर अभिमान नहीं। व्यापारी के नौकर और नाविक तुरंत हरकत में आ गए। वस्तुएं नीचे उतारी जाने लगीं। बारीक रेशम, दुर्लभ जड़ी बूटियां, कीमती पत्थर, मसाले और औषधियों से भरे संदूक। राजकुमारी स्वयं सूची से मिलान कर रही थी, हर एक चीज को सावधानी से देख रही थी। उसके साथ आए सैनिक पहरे पर थे, किंतु राजकुमारी किसी भय के बिना स्वतंत्र रूप से उस भीड़ और लहरों के बीच खड़ी थी, जैसे वह किसी युद्ध की तैयारी कर रही हो। लेकिन इस युद्ध में अस्त्र नहीं, विवेक और गरिमा उसके हथियार थे। व्यापारी नाव के पास से ही उसकी ओर देख रहा था। वह चकित था। उसने पहले कई रानियां और राजकुमारियां देखी थीं, पर उनमें से कोई भी इस युवती की तरह न गंभीर थी, न इतनी सुंदर। उसका मन अनायास ही ठहर गया, और वहीं पहली बार उसके भीतर एक स्वार्थी विचार ने जन्म लिया। सौदागर, जो कई वर्षों से इस राज्य के साथ व्यापार करता आ रहा था, उसी क्षण पास की ऊंची नाव पर खड़ा होकर सामग्री के उतरने की निगरानी कर रहा था। उसका नाम सहजान था, लगभग 32 वर्ष का। गेहुआ रंग, तीखी आंखें और सदा मुस्कुराती हुई चालाक मुस्कान उसके चेहरे पर रहती थीं। वह व्यावहारिक था, संकोच और नैतिकता से परे, और मुनाफे को ही सबसे बड़ा धर्म मानता था। जब उसकी नजर पहली बार उस घोड़े से उतरती हुई स्त्री पर पड़ी, जो भारी रेशमी परिधान में भी सहज, आत्मविश्वासी चाल से आगे बढ़ रही थी, तब वह समझ नहीं पाया कि वह कोई सेनापति है या किसी उच्च अधिकारी की पुत्री। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उसे झुककर राजकुमारी कहकर संबोधित किया, वैसे ही जैसे कोई व्यापारी संभावित सौदे का मूल्य परखता है, वैसे ही उसने उसकी ओर एक और दृष्टि डाली, इस बार गहराई और लालच से भरी हुई। राजकुमारी अद्विता उस समय सामान का मिलान कर रही थी, एक एक संदूक की जांच, दस्तावेज की समीक्षा, और हर आदेश स्पष्ट, सटीक और बिना किसी संदेह के दिया जा रहा था। उसके चेहरे पर सौंदर्य था, पर वह सौंदर्य सिर्फ श्रृंगार का नहीं था। उसमें आत्मविश्वास, शिक्षा और अधिकार का तेज था। सहजान कुछ देर तक नजरें हटाए बिना उसे देखता रहा। उसके भीतर अचानक एक विचित्र इच्छा ने जन्म लिया। यह स्त्री केवल राज्य की प्रतिनिधि बनकर क्यों आई है? क्या इसे हमेशा के लिए अपने जीवन में नहीं बांधा जा सकता? उसने अपने मन में एक चाल चली। अगर वह इस राजकुमारी से विवाह कर लेता तो उसका रुतबा बढ़ जाता और उस राज्य के अंदरूनी व्यापार तक उसकी सीधी पहुंच हो जाती। वह जानता था कि राजनीति से लाभ लेना राजा से कठिन है, परंतु किसी कोमल हृदय राजकुमारी से शायद आसान। उस दिन जब राजकुमारी अद्विता सामान्य लेकर लौट गई, तो सहजान देर तक समुद्र के किनारे अकेला खड़ा रहा। उसकी आंखें क्षितिज पर नहीं, बल्कि उस दिशा में टिकी थीं जिधर राजकुमारी गई थी। उसके भीतर एक नई बेचैनी पनप रही थी, एक ऐसा लोभ जिसमें सत्ता, सौंदर्य और स्वार्थ की तृष्णा मिलकर एक खतरनाक योजना का आकार लेने लगी थी। वह जानता था कि राजकुमारी अकेली नहीं थी और न ही कोई साधारण कन्या, पर उसे यह भी मालूम था कि व्यापार जब चाहो तब वस्तुएं रोक सकता है और राज्य को दबाव में लाया जा सकता है। उसने सोचा, राजा अब बूढ़ा हो चला है। यदि मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं तो भविष्य में यह पूरा राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। उसके विचार अब सौदे की सीमाओं से परे चले गए थे। जहां पहले वह माल बेचने और मुनाफा कमाने में रुचि रखता था, अब उसकी दृष्टि राज्य के सिंहासन की ओर उठने लगी थी, और वहां तक पहुंचने का रास्ता वह मान बैठा था, राजकुमारी की इच्छा को बाध्य करने से होकर जाता है। उसने अगले ही दिन अपने लोगों को आदेश दिया, अगली बार जब कोई राजकीय प्रतिनिधि सामान्य लेने आए तो उससे कहो कि अब हम बिना शर्त सौदा नहीं करेंगे। उसके शब्दों में अब सौम्यता नहीं, बल्कि साजिश थी। कुछ नौकरों ने हिम्मत करके पूछ लिया, मालिक, क्या हम इस राज्य से रिश्ता बिगाड़ना चाहते हैं? सहजान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, हम रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। बस अब शर्त हमारी होगी। उस रात समुद्र के किनारे उसकी नाव की मीनारों पर दीप टिमटिमा रहे थे, पर उसके भीतर का अंधेरा और गहरा हो चला था।
एक व्यापारी अब सौदागर से साजिशकर्ता बनने की राह पर चल पड़ा था। कुछ सप्ताह बीत गए। राज्य के अगले व्यापारिक चक्र का समय आ पहुंचा। इस बार भी राजकुमारी अद्विता ही अपने पिता के निर्देश पर सैनिकों के साथ समुद्र तट की ओर रवाना हुई। यात्रा पूर्ववत थी, पर इस बार उसके भीतर एक अलग दृढ़ता थी, जैसे उसे भान हो कि हर बार की तरह सब कुछ सहज नहीं रहने वाला। समुद्र तट पर पहुंचते ही अद्विता को कुछ असामान्य लगा। गोदाम के बाहर न तो वह स्वागत की चहल पहल थी, न ही सौदागर के लोगों की वह चिरपरिचित तत्परता। सामान्य भले लदा हुआ था, पर कोई उसे नीचे उतारने को आगे नहीं आया। राजकुमारी ने आदेश दिया कि गोदाम प्रमुख को बुलाया जाए। कुछ देर बाद स्वयं सहजान वहां आया। चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान, पर आंखों में एक विचित्र आत्मविश्वास। उसने राजकुमारी को देखकर झुककर अभिवादन किया, फिर कहा, मालिक, सामग्री तो तैयार है, पर इस बार देने से पहले मेरी एक शर्त है। राजकुमारी की भौहें तन गईं। शर्त? उसने कठोर स्वर में पूछा। सहजान ने बिना हिचक के उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे विवाह करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो यह व्यापार हमेशा के लिए अटूट रहेगा, पर यदि नहीं तो न आज सामग्री मिलेगी, न कल, और न कोई और सौदागर इस राज्य को एक दाना भी देगा। उसके शब्दों में न कोई शर्म थी, न विनती, केवल सौदा। जैसे वह कपड़ा या मसाला नहीं, बल्कि एक स्त्री की गरिमा को व्यापार की मेज पर रखकर मोलभाव कर रहा हो। एक पल को वहां मौन छा गया। राजकुमारी के पीछे खड़े सैनिकों ने हाथ तलवार की मूठ पर रखा, पर अद्विता ने उन्हें रोका। वह भीतर ही भीतर सुलग रही थी, पर चेहरा शांत था, एक रानी जैसी शांति जिसमें आंधियों की तैयारी होती है। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुन चुकी हूं और इसका उत्तर लेकर लौटूंगी। आज तुम जो सामग्री रोक रहे हो वह तो खो ही चुके हो, पर जो सम्मान खोया है वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह मुड़ी और अपनी घोड़ी पर चढ़कर राजकीय निशान लहराती हुई महल की ओर चल पड़ी। पर इस बार लौटना केवल उत्तर देने के लिए नहीं था, यह लौटना था प्रतिकार रचने के लिए। समुद्र की लहरें उस दिन शांत थीं, पर राजकुमारी अद्विता के भीतर तूफान उमड़ रहा था। सहजान के अपमानजनक प्रस्ताव ने न केवल उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि समूचे राज्य की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। फिर भी उसने वहां तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध तलवार से नहीं, धैर्य से जीते जाते हैं। महल लौटने तक उसका चेहरा स्थिर था, पर आंखें अंधेरे में ज्वाला जैसी जल रही थीं। सैनिकों ने देखा कि आज उनकी राजकुमारी ने क्रोध को कर्तव्य में ढाल लिया है, और यह मौन किसी गर्जना से कम नहीं। राजा, जो अभी भी बीमारी की अवस्था में था, उसके लौटने की सूचना पाकर चौंक गया। वह समझ गया कि कुछ अनहोनी अवश्य हुई है, क्योंकि अद्विता बिना सामग्री के कभी वापस नहीं लौटती थी। जब वह उनके पास पहुंची, उसने धीरे से उनके सामने बैठकर सारी बातें विस्तार से कह सुनाईं। सौदागर का प्रस्ताव, उसका स्वर, उसकी शर्त और उसका अपमान। राजा कुछ देर तक मौन रहा। वह व्यथित था, पर साथ ही उसे गर्व भी था। उसकी बेटी ने अपमान का उत्तर उसी ठहराव से दिया था जिस ठहराव में युद्ध की घोषणा छुपी होती है। पुत्री, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह अब केवल व्यापार की बात नहीं रही, यह अब राज्य की अस्मिता का प्रश्न बन गया है। राजकुमारी ने सहमति में सिर झुकाया और बोली, पिता, मैं समय मांग कर लौटी हूं, लेकिन अब वह समय हमारा हथियार बनेगा। हम उसे उसकी भाषा में उत्तर देंगे, पर वह उत्तर तलवार से नहीं, चतुराई से होगा। उसने न तो विलाप किया, न ही क्रोध में कोई मूर्खता की। उसने केवल एक निर्णय लिया कि अब वह किसी राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अपनी नीति से उस सौदागर को हराएगी। और उसी रात महल के एक गुप्त कक्ष में एक योजना ने जन्म लिया, जिसमें अगला दृश्य न युद्ध था, न विवाह, बल्कि न्याय की बुनियाद पर खड़ी एक चालाक चाल। रात्रि का पहला प्रहर था। महल की ऊंची मीनारों पर मशालें जल रही थीं और आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल महल के भीतर के एक कक्ष में धीमे स्वर में राजकाज की गंभीर चर्चा चल रही थी। कक्ष के मध्य राजा अपने ऊंचे आसन पर बैठे थे। बीमारी ने उनके शरीर को दुर्बल कर दिया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही तेज था जो कभी युद्ध भूमि में देखा जाता था।
उनके सामने अद्विता खड़ी थी, शांत, स्थिर और रणनीति से भरी हुई। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तो अब तुम क्या सोचती हो अद्विता? क्या हम किसी अन्य सौदागर से संपर्क करें? राजकुमारी ने आंखें नीची की, फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं पिता, अब समय किसी अन्य सौदागर की खोज का नहीं है। अब समय है उसे दिखाने का कि वह जिसने राज्य को शर्तों में बांधने की हिम्मत की, वह स्वयं एक चाल में फंसेगा। राजा ने थोड़ी देर मौन रहकर अपनी पुत्री की आंखों में देखा। उसे वहां भय नहीं दिखा, केवल उद्देश्य दिखा। वह जान गया कि यह वही पुत्री नहीं है जो कभी उसकी छाया में चली थी। यह अब स्वयं निर्णय लेने वाली शेरनी बन चुकी है। तो क्या तुम इस योजना को आगे ले जाना चाहती हो? राजा ने पूछा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। मैं ही उस सौदागर से विवाह करने को तैयार हूं, ठीक वैसा ही दिखाने के लिए जैसा वह चाहता है। पर यह विवाह नहीं, एक जाल होगा, और जैसे ही वह महल में आएगा, उसे उसी अपमान का स्वाद मिलेगा जो उसने हमारे राज्य को छखाने की कोशिश की थी। राजा मुस्कुराए। बीमार शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उन्होंने अपने अंगरक्षकों और दरबारियों को बुलाया और राजकुमारी की योजना को ध्यानपूर्वक सुना। सबका मत एक था, यह योजना साहसिक थी, पर न्यायपूर्ण भी। ठीक है, राजा ने घोषणा की, उसे आमंत्रित करो, विवाह के नाम पर, और फिर सत्य के नाम पर उसे दंडित किया जाएगा। उस रात महल की रसोई में दीप जलते रहे, महल के गलियारों में योजनाओं की फुसफुसाहटें गूंजती रहीं, और राजकुमारी अद्विता अपने कक्ष में बैठी वही विवाह प्रस्ताव का पत्र स्वयं अपने हाथों से लिख रही थी, जो किसी आमंत्रण से अधिक एक निर्णायक निर्णय था। राजकुमारी अद्विता अब केवल एक राज परिवार की उत्तराधिकारी नहीं थी, वह अब एक सोच थी, एक योजना थी, एक चुपचाप बिछाया गया जाल, जो किसी कोमल फूल की तरह दिखता था, पर भीतर कांटों से भरा था। उस रात जब पूरा महल नींद की गोद में था, राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी एक एक कदम सोच रही थी। वह जानती थी, शत्रु की सबसे बड़ी हार तभी होती है जब वह जीत का सपना देखने लगे। उसने तय किया कि सबसे पहले शहजान को यही भ्रम देना होगा कि वह उसकी शर्त को स्वीकार चुकी है, कि वह सचमुच विवाह को लेकर सहमत है। पर वह विवाह नहीं, एक मंच होगा जहां न्याय की पटकथा लिखी जाएगी, और पर्दा उठते ही साजिशकार बेनकाब होगा। अगले दिन राजमहल से एक भव्य आमंत्रण पत्र भेजा गया। उसमें लिखा था कि राजा ने सौदागर से राजकुमारी का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह हेतु शाही रस्मों और सत्कार के साथ उसे राजमहल आमंत्रित किया जाता है। पत्र पर राजा की मुद्रा थी और नीचे राजकुमारी के हस्ताक्षर, जो एक लड़की का नाम नहीं बल्कि पूरे राज्य की चुप प्रतिज्ञा बन चुका था। महल के भीतर अब तैयारियां चलने लगीं, शहनाइयां बजने लगीं, आंगन धोए जाने लगे, फूलों की टोकरी सजाई जाने लगी। बाहर से देखने वाले को लगता कि यह एक सुखद मिलन है, पर इस उत्सव की परतों के नीचे हर साजिश का जवाब तैयार किया जा रहा था। अद्विता ने गोपनीय रूप से अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया। उन्हें स्पष्ट आदेश दिए गए कि जैसे ही शहजान महल की सीमा में प्रवेश करे, वह सम्मान के साथ अंदर लाया जाए, लेकिन एक विशेष योजना के अनुसार उसका हर कदम राजा की नजर में हो। प्रवेश उसकी मर्जी से होगा, पर बाहर निकलना उसकी इच्छा पर नहीं। राजकुमारी ने स्वयं विवाह का परिधान चुना। लाल रंग की एक साड़ी जिसमें सोने का कढ़ाईदार किनारा था। आंखों में कोहला भरा गया, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं। वह जानती थी, यह श्रृंगार एक धोखे का सामना करने के लिए था। शहजान को अभी तक यह झांत नहीं था कि जिसे वह अपने लोभ में वश में करने चला था, वही अब उसकी सत्ता और अभिमान को तोड़ने वाली थी। सागर की लहरें शांत थीं, पर हवाओं में अब एक उत्सव की हलचल थी। महल से जो पत्र भेजा गया था, वह उसी ठाट बाट से पहुंचा जैसी किसी राजा के दूत की होती है। सजे हुए रथ में बैठे दो राजकीय दूत महल के प्रतीक चिन्ह वाली पताका लिए शहजान के बंदरगाह पहुंचे। उनके वस्त्र रेशम के थे और उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, ताकि संदेश न केवल प्रतिष्ठा के साथ पहुंचे बल्कि गंभीरता से भी लिया जाए। शहजान जब अपने कक्ष में दूतों से मिला तो वह भ्रम और प्रसन्नता के बीच झूलने लगा। उसने पत्र हाथ में लिया, सुनहरी किनारी वाला, लाल मोहर से सील किया गया।
जब उसने पत्र खोला और पढ़ा तो उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। शब्दों में वह पढ़ रहा था कि राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और राजकुमारी स्वयं विवाह हेतु सहमत है। उसका चेहरा खिल उठा। वह सोचने लगा कि उसकी चाल काम कर गई और अब वह उसी महल में दूल्हे के रूप में जाएगा जहां कुछ दिन पहले तक वह केवल एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करता था। अब वह न केवल सामग्री देगा बल्कि उस राज्य का भाग बन जाएगा। यही सोचकर वह फूला नहीं समाया। महल से विवाह का निमंत्रण है, उसने गर्व से अपने सहयोगियों से कहा। अब हम सामान्य नहीं, रिश्तेदारी देने जा रहे हैं। उसने तुरंत ही अपनी सबसे कीमती पोशाक निकलवाई, एक भारी मखमली जामा जिस पर विदेशी कढ़ाई थी। मोती की जरी से जरा साफा बनवाया गया और उसके इत्र से महकते हाथों में उसने वही अंगूठी पहन ली जिसे वह केवल खास मौकों पर पहनता था। 2 दिन के भीतर उसने अपनी नाव सजवाई और अपने साथ कुछ खास उपहार भी चुने, जिनमें रत्न, रेशम और विदेशी उपहार शामिल थे, जिन्हें वह शादी का तोहफा कहकर ले जाना चाहता था। उसे यह अनुमान भी नहीं था कि जो दरवाजा आज उसे विवाह के लिए आमंत्रित कर रहा है वही कल उसके लिए एक बंद जेलखाना बनने वाला है। वह खुशी खुशी रवाना हुआ, उसी महल की ओर जहां उसका स्वागत शहनाइयों की नहीं बल्कि न्याय की गूंज से होने वाला था। सौदागर शहजान की नाव जैसे ही राजमहल के निकट घाट पर लगी, महल की ओर से सजे हुए रथ और घुड़सवार सैनिक उसकी अगवानी को पहुंचे। रथ में बैठकर वह शान से महल की ओर रवाना हुआ, जैसे वह अब केवल एक सौदागर नहीं बल्कि स्वयं राजा बनने चला हो। रास्ते के दोनों ओर नगरवासियों की भीड़ थी, जिन्हें केवल यही बताया गया था कि राज्य में एक महान व्यापारी का विवाह राजकुमारी से होने जा रहा है। महल की भव्य द्वार पर जब उसका रथ रुका तो वहां राजा के 2 प्रमुख मंत्री और कुछ उच्च अधिकारी उसका स्वागत करने खड़े थे। शहजान को विशेष सम्मान देते हुए भीतर ले जाया गया। वह हर कदम पर ठाठ बाट देखकर और अधिक विश्वास में आता जा रहा था कि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी है। उसे महल के एक आंतरिक कक्ष में ले जाया गया, जहां सुगंधित धूप, चमकते दीपक और महंगे वस्त्रों से सजा वातावरण था। कक्ष के मध्य एक सुंदर रेशमी आसन बिछा था, जिस पर बैठने को कहा गया। शहजान बैठा, मुस्कुराया और पूछा, क्या मेरी होने वाली पत्नी अब दर्शन देंगी? बस उसी क्षण कक्ष का एक गुप्त द्वार खुला और भीतर से राजकुमारी अद्विता नहीं बल्कि राजा स्वयं अपनी शाही पोशाक में प्रकट हुए। उनके पीछे राज्य के प्रमुख प्रहरी और सैनिक। शहजान खड़ा होने ही वाला था कि राजा ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापार की सीमाएं जब किसी की गरिमा से टकराएं तो वह व्यापारी नहीं, अपराधी कहलाता है। तुम्हारा स्वागत नहीं, आज तुम्हारा न्याय होगा। शहजान की आंखें फैल गईं। वह कुछ समझ पाता उससे पहले 4 सैनिक भीतर आए और बिना एक शब्द बोले उसे घेर लिया। वह चिल्लाया, यह धोखा है, मैंने विवाह के लिए आमंत्रण पाया था। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हां, पत्र वही था, पर वह आमंत्रण विवाह का नहीं, न्याय के कटघरे का था। शहजान को वहीं से बंदी बनाकर महल की विशेष कारागार में ले जाया गया, एक गहरे पत्थर के तहखाने में, जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती थी न उसके व्यापार की झूठी चमक। उसके हाथों से अंगूठी उतर गई थी और उसके चेहरे से वह घमंड। अब वह सिर्फ एक अपराधी था जो अपने लालच में स्वयं ही अपने लिए जाल बुन बैठा था। राजमहल की ऊंची मीनारों और पत्थरों से बने गलियारों में अब एक नई योजना आकार ले रही थी, एक योजना जो न केवल प्रतिशोध थी बल्कि एक महिला की बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण भी बन गई। राजा की आज्ञा से राजकुमारी अद्विता ने स्वयं सौदागर शहजान का स्थान लेने का निर्णय लिया, नाटकीय नहीं बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत गंभीर। अद्विता ने अपने रूप को बदला, रेशमी घाघरे और आभूषणों को छोड़ अब उसने एक व्यापारी का मोटा ऊनी चोला धारण किया, चेहरे पर दाढ़ी का कृत्रिम आवरण, सिर पर साफा, कमर में व्यापारी की पेटी और झोला। उसकी आंखों में अब सौंदर्य की जगह सौदेबाजी का नापतौल था। उसकी चाल में वह ठहराव और अधिकार था जो वर्षों से व्यापार में रचे बसे किसी पुरुष व्यापारी का होता। उसके साथ कुछ चुने हुए सैनिक भी थे जो उसके सहायक के रूप में व्यापारी मंडियों में जाते। राजकुमारी अब सेठ अद्विन के नाम से जाने लगी
एक ऐसा नया व्यापारी जो शहजान के स्थान पर समुद्र तट से लेकर राजधानी के बाजारों तक राज्य के सभी लेन देन संभालने लगा। कोई जान नहीं पाया कि यह सेठ वास्तव में कौन है। राजकुमारी की सूझबूझ और राज्य की मंडियों की गहरी समझ ने व्यापार को न केवल संभाला बल्कि पहले से अधिक मजबूत और लाभदायक बना दिया। सौदागर के पुराने साझेदार भी उसकी कार्यशैली देखकर प्रभावित हुए और हर सौदा कुशलता से संपन्न होने लगा। वर्ष का वह मौसम फिर लौट आया था जब दूर देशों से व्यापारी अपनी नौकाएं भरकर समुद्र तट पर उतरा करते थे। नीले आकाश के नीचे लहरों का कलरव था और किनारे पर एक भीड़ हमेशा की तरह व्यापार की हलचल में व्यस्त थी। मगर उस दिन की हलचल कुछ और थी। उस दिन सेठ सहजान स्वयं आया था। वर्षों बाद पहली बार सेठ सहजान की नाव जैसे ही किनारे लगी, उसके साथ आए नौकरों और नाविकों ने भारी कपड़े, बहुमूल्य मसाले और चांदी से जड़े बक्से उतारने शुरू किए। वह अभिमान से इधर उधर देख रहा था, मानो यह तट उसका अपना हो, जैसे यह व्यापार बिना उसके अस्तित्व के चल ही नहीं सकता। पर जब उसकी नजर सामने खड़े सेठ अद्विन पर पड़ी, जो गहरे कत्थई वस्त्रों में सिर पर साफा बांधे हिसाब की पट्टी हाथ में लिए सौदा देख रहा था, तो एक अजीब संशय उसके चेहरे पर दौड़ गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, सामने आया और गौर से उस व्यापारी का चेहरा देखने लगा। चौंक कर उसने कहा, ये चेहरा, तुम तो वही हो ना, राजकुमारी अद्विता? अद्विता क्षण भर चुप रही। उसके चेहरे से नकली दाढ़ी हट चुकी थी और अब वह अपने असली स्वरूप में थी, मगर उसी व्यापारी के वेश में। वही तेज आंखें, वही आत्मविश्वास। उसने सेठ की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, हां, मैं ही हूं, वही राजकुमारी जिसे तुमने व्यापार के बदले विवाह की शर्त में जकड़ना चाहा था, वही जिसने आज तुम्हारे बिना भी राज्य का व्यापार संभाल लिया है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। वर्षों की गणना और योजना ध्वस्त हो गई थी। वह समझ गया कि इस समय उसके सामने कोई अबला नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री खड़ी है जिसने न केवल उसके षड्यंत्र को मात दी, बल्कि उसके ही क्षेत्र में उसे हरा दिया। राजकुमारी ने उसे कहा, चलिए मेरे साथ, अब समय है कि आप अपने कर्मों का सामना करें। और वह उसे लेकर राजमहल की ओर बढ़ चली, जहां उसका न्याय प्रतीक्षा कर रहा था। राजमहल की ऊंची दीवारों और विशाल द्वारों के भीतर उस दिन कुछ असामान्य गूंज रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए सेठ सहजान के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं थीं, जबकि उसके पीछे पीछे चल रही राजकुमारी अद्विता का चेहरा दृढ़ था, शांत और निर्णायक। महल के मुख्य दरबार में राजा स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में खड़ी थी वही पुत्री जिसने कभी उनके राज्य की गरिमा को लेकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी। जब सेठ सहजान को दरबार के बीच लाया गया, उसके कदम धीमे पड़ गए। वह जानता था कि अब उसके चालाकी और व्यापारिक सौदेबाजी का कोई मोल नहीं। उसके सामने वही राजा बैठा था जिसे वह वर्षों से सामान्य भेजता आया था और जिसके विश्वास का उसने एक दिन छल किया था। राजा ने उसकी ओर देखा। स्वर कठोर नहीं था, पर न्यायपूर्ण था। सेठ सहजान, हमारे राज्य ने तुम्हारे साथ वर्षों से व्यापार किया, सम्मान दिया और विश्वास किया, लेकिन तुमने उस विश्वास का मूल्य नहीं समझा। जब मेरी पुत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में व्यापार हेतु समुद्र तट गई, तुमने उसका मान घटाकर विवाह की शर्त रखी। क्या यही तुम्हारी व्यापारिक नीति है? सेठ ने सिर झुका लिया। कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारा सामना तुम्हारी ही भाषा में किया, व्यापार के रूप में, साहस के रूप में। मैंने वर्षों तक तुम्हारा भेष अपनाया और दिखाया कि स्त्री केवल साज सिंगार की वस्तु नहीं, वह राज्य का भार भी उठा सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राजकुमारी पर टिक गईं, जिसकी दृढ़ता ने राज्य की गरिमा की रक्षा की थी। सेठ कांपते स्वर में बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में आकर अन्याय किया, मैं अपने के पर लज्जित हूं। राजा ने एक क्षण चुप रहकर कहा, हमारी सभा न्याय प्रिय है, प्रतिशोध प्रिय नहीं। हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, परंतु यह क्षमा केवल तभी सार्थक होगी जब तुम पुनः राज्य के साथ उसी निष्ठा से व्यापार करोगे जैसा पहले किया करते थे, बिना किसी स्वार्थ के। सेठ ने हाथ जोड़ ली और रोते हुए वह राजकुमारी के चरणों में झुक गया। आपने जो साहस दिखाया है,
वह मेरे जैसे सेठों को जीवन भर याद रहेगा। उस दिन न्याय ने केवल अपराध को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे बदलने का अवसर भी दिया। उस दिन का दरबार सिर्फ एक अपराधी की क्षमा का दृश्य नहीं था, बल्कि वह राज्य के इतिहास में एक नया मोड़ था, जहां न्याय, विवेक और साहस के संयोग से भविष्य की नींव रखी गई। जब सेठ सहजान ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की, तब केवल एक अपराध नहीं मिटा, बल्कि एक टूटा हुआ व्यापारिक पुल फिर से जुड़ा। राजा ने राजकुमारी की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। वह जानते थे कि यह वही पुत्री है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपमान का उत्तर दिया, बल्कि राज्य के व्यापारिक भविष्य को भी बचा लिया। राजकुमारी अद्विता ने सेठ सहजान की ओर देखा और स्पष्ट शब्दों में कहा, व्यापार केवल सौदों का नाम नहीं है, यह दो पक्षों के बीच विश्वास का सेतु है। अगर तुम भविष्य में इस विश्वास को नहीं तोड़ोगे, तो राज्य भी तुम्हें फिर से उसी सम्मान से स्वीकार करेगा। राजा ने घोषणा की, आज से राज्य और सेठ सहजान के बीच व्यापारिक संबंध पुनः बहाल किए जाते हैं। परंतु अब यह संबंध केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि न्याय, निष्ठा और मर्यादा पर आधारित होगा। और इस पूरे व्यापार की देखरेख स्वयं मेरी पुत्री करेगी, वही जिसने इस चुनौती का सामना सबसे योग्य रूप में किया। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल छा गया। समुद्र तट के बंद पड़े गोदाम फिर से खुलने लगे। व्यापारी जहाजों ने फिर से पाल फैलाए। राजकुमारी ने पहले ही जैसे समर्पण और दूरदृष्टि से व्यापार की व्यवस्था को संभालना शुरू किया। नगर के बाजारों में रौनक लौट आई थी। लोग कहते थे, राजकुमारी ने केवल अपमान का बदला नहीं लिया, उसने पूरे राज्य को गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया। और दूर समुद्र तट पर, जहां कभी सौदे की जगह अपमान की धुंध थी, अब वहां व्यापारिक नावें हंसते हुए लहरों पर तैरती थीं। यह वही स्थान था जहां अब भरोसे की हवा बहती थी